हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं इससे पहले वाले दो पार्ट और बना चुका हूँ और अब मैं बनाने वाला हूँ तीसरा पार्ट हिस्ट्री का। ठीक है भाई, ये जो फ्रांसीसी क्रांति है मैं दो पार्ट पहले से ही करा चुका हूँ, तो जो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, अगर वो दो पार्ट नहीं देखे तो उनको देख लो, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे और ऐसे ही करने लग जाते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद समझ में नहीं आने वाला सही से। ठीक है भाई, तो जिन्होंने नहीं देखी हो वो जाकर के देख लो, और जिन्होंने देख लियो वो यहाँ से भाई नोट उतारना शुरू कर लें, क्योंकि मैं साथ ही साथ नोट लिख करके रखता हूँ और आप लोगों को आसानी होगी समझने में, इसलिए। ठीक है भाई, तो चलिए, तो जितना करा दिया था कि सारे के सारे संगठन बनाकर लोकतंत्र की लिए आवाज उठा रहे थे। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आतंक का राज, ये वाला टॉपिक है भाई, आतंक का राज। अब इसके अंदर समझते हैं भाई आतंक का राज क्या है, इसको आतंक का राज क्यों कहा गया और किस समय को आतंक का राज कहा गया, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए भाई, 1993 से 1994 तक की अवधि को आतंक का युग कहा गया है, आतंक का युग कहलाती है। यानी कि 1993 से और 1994 तक के जो बीच का जो समय है, यानी एक साल का जो समय है, इसको हम आतंक का युग यानी कि आतंक का काल या समय कह सकते हैं। अब भाई क्यों कह सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो रॉबेस्पियर ने क्या किया था, रॉबेस्पियर ने वो सॉरी सजा 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 रॉबेस्पियर ने सजा की सख्त नीतियां अपनाई थी। तो रॉबेस्पियर ने क्या किया, सजा देने के लिए ना बहुत ही ज्यादा कड़क नियम कानून अपनाए थे, यानी कि सख्त नीतियां अपनाई थी इसने। तो इसने क्या किया, जो भी गणतंत्र के दुश्मन थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था या डाला गया था। इसने भाई कौन सी नीति अपनाई थी, इसने नीति अपनाई थी कि जो भी गणतंत्र का विरोध करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और जब भी उसको जेल में डाल दिया जाएगा ना, तो जेल में डालने के बाद उस पर जैसे ही मुकदमा दायर होगा और अगर वो आरोपी ठहरा तो उसको गिलोटिन पर रख करके उसकी सर जो था काट दिया जाता था। ये सारे के सारे नियम कानून इसने अपनाए थे, जिसके कारण इसको आतंक का युग कहा गया। तो देखिए भाई क्या हुआ, दोषी पाते ही उसे गिलोटिन पर चढ़ाया गया, यानी कि जिसको दोषी पाते थे ना उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया करते थे। अब भाई मान लेते हैं, अब जान लेते हैं भाई, सॉरी जान लेते हैं कि ग्लोटिन होता क्या है, ग्लोटिन है क्या भाई। ये ग्लोटिन ग्लोटिन कह रहा हूं मैं इतनी देर से, आप भी सुन रहे हो भाई ग्लोटिन। तो ये देखो भाई, ग्लोटिन जो है ये दो खंभों के बीच लटकती आरे वाली एक मशीन थी। ये एक भाई मशीन थी जिसमें इस प्रकार से भाई दो खंभे होते थे ऐसे, वो सॉरी इधर देखते हैं, इधर इधर एक खंभा इधर और एक खंभा इधर, इस प्रकार से होती थी। और क्या, खंभों के बीच लटकती आरे वाली एक मशीन थी, ये एक प्रकार की मशीन थी, और इधर पे आरा लगा हुआ करता था, ये लोहे का, इस प्रकार से। और ये खंभे होते थे और इसके बीच में भाई गर्दन रख दी जाती थी ऐसे ऐसे, और फिर इसको तोड़ दिया इसको जैसे यहाँ से छोड़ा जाता तो यहाँ पर जिसकी गर्दन रखी होती थी वो कट जाया करती थी। इस प्रकार से भाई ये मशीन होती थी। ठीक है भाई, और इस पर अपराधी का सिर रखकर काट दिया जाता था या काटा जाता था, यहाँ पर सर रख दिया जाता था और उसको इसको गिरा दिया जाता था और फिर उसका सर काट दिया जाता था। इसका आविष्कार किसने किया था, ग्लोटिन ने किया था। इसका आविष्कार जो था भाई ग्लोटिन ने किया था, और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया ग्लोटिन। ठीक है भाई, तो ये जो ग्लोटिन है इसका आविष्कार डॉक्टर ग्लोटिन ने किया था, तो इन्हीं के नाम पर इस मशीन का भी नाम रख दिया गया, जिसका नाम क्या था, ग्लोटिन। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देशद्रोह किसे कहते हैं भाई, देशद्रोह ये तो सिंपल सा वर्ड है, ये ज्यादा कोई मुश्किल वर्ड भी नहीं है और ज्यादा कोई कठिन भी नहीं है भाई, है ना भाई, आसान सा वर्ड है कि देशद्रोह किसे कहते हैं। भाई देशद्रोह, जाहिर सी बात है, हमारा देश भारत है मान लो, ठीक है भाई, और है ही वो तो हमारा देश ही है भाई भारत। तो अगर हम अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और अपने देश की जानकारी किसी दूसरे देश को देते हैं तो ये क्या हो गया, देशद्रोह होता है। यानी अपने देश के साथ गद्दारी करना देशद्रोह कहलाता है, अपने देश से गद्दारी करना देशद्रोह कहलाता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये वाला सबसे ही जरूरी है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। मैंने 3 पार्ट, ये तीसरा पार्ट है, और तीनों पार्टों को मिला के ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई थी, या क्या महिलाओं ने क्रांति की थी, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई आपको बताना है कि जितनी भी महिलाएं थी इन सभी ने क्या किया था, जितने भी आंदोलन हुए थे उन सभी में भाग लिया था, उन सभी में इनकी सक्रिय भूमिका रही थी। ठीक है भाई, इन्होंने क्या किया, शुरू से बदलाव लाने की सभी गतिविधियों में महिलाओं का हिस्सा रहा, कि जितनी भी बदलाव लाना, हाँ भाई हमें अब बदलाव लाना है फ्रांसीसी समाज में, ये राजा को हटाना है, लोकतंत्र चाहिए, इस प्रकार से जितने भी इनके समर्थन में जो क्या किए गए थे, आंदोलन विरोध किए गए थे, इन सभी में महिलाओं ने पूरा का पूरा समर्थन दिया था। यानी कि जितनी भी लड़ाइयां हुई थी सभी में महिलाओं की भी साझेदारी थी। और तीसरे स्टेट, लेकिन इन्होंने भाई क्या हुआ, बाद में इन्होंने भी अपने लिए क्रांति की। तो भाई इन्होंने अपने लिए बाद में क्यों क्रांति की थी भाई, इसलिए की थी क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे। अमीर घराने की थी उनको तो मिल रहे थे, लेकिन जो गरीब घराने की थी उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। और जो पुरुष और स्त्री इनके बीच में भेदभाव हुआ करता था, इनको मत अधिकार भी नहीं था, जिसके कारण इन्होंने ये विरोध किया था। अब सुन लेते हैं भाई थोड़ा सा इधर। अब तीसरे स्टेट के धनी, मैंने बोला था ना अमीर लोगों के, तो धनी की महिलाएं
ही पढ़ाई कर पाती थी, गरीब की कर ही नहीं पाती थी। किंतु गरीब परिवार की महिलाएं नहीं पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई नहीं जाती थी भाई। वो महिलाएं घर का सारा काम करती थी, जैसे खाना खाना बनाना, कपड़े धोना, ऐसे सभी कार्य या ख्याल रखना, इस प्रकार के सारे कार्य महिलाएं किया करती थी। इन्होंने अपने हक के लिए राजनीतिक क्लब बनाए। अब भाई महिलाओं ने क्या किया, जब उनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था, उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिल रहा था, जिसके कारण महिलाएं परेशान हो चुकी थी। और उन्होंने परेशान होकर के क्या किया था भाई, अपने खुद के क्लब बनाना शुरू कर दिया था। भाई ये क्लब क्या थे, ये क्लब थे, महिलाओं ने क्या किया था, हाँ भाई हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए एक संगठन बनाना शुरू कर दिए, जिनको हम राजनीतिक क्लब कहते हैं। और इन क्लबों को बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया गया। अब कैसे हुए, लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ गए थे, लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आ गए थे। और महिलाओं की मांग थी, महिलाओं की मांग क्या थी भाई, महिलाओं की मांग थी कि पुरुषों के बराबर अधिकार। इनकी जो मांग थी वो थी पुरुषों के बराबर हमें भी अधिकार चाहिए, ये इनकी मांग थी। अब भाई जब इन्होंने इतने सारे विरोध किए, इतने सारे आंदोलन किए, तो सरकार पर दबाव बना। और जब सरकार पर दबाव बना तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने औरतों के लिए कुछ कानून भी बनाए थे, कुछ कानून बना दिए, थोड़े बहुत बना दिए, जिससे कि क्या हो गया, उनकी जिंदगी में थोड़े से सुधार हो गए। लेकिन कुछ महिलाओं को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी पुरुषों के समान अधिकार होना ही चाहिए, हमें भी पढ़ने का अधिकार होना ही चाहिए, और हमें भी काम करने का अधिकार होना चाहिए बाहर। ठीक है भाई, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस विरोध को, आंदोलन को जारी रखा। इन्होंने और भी ज्यादा क्लब बनाए। लेकिन जो ग्लोटिन था, ये वाला ग्लोटिन का जो समय चल रहा था, आतंक का काल, इस वाले समय में कई सारी महिलाओं को पकड़ दिया गया और इनको फांसी पर लटका दिया गया या ग्लोटिन पर चढ़ा करके मार दिया गया था। लेकिन इन महिलाओं ने फिर भी विरोध करना बंद नहीं किए थे, और अंत में क्या हुआ, फिर भी इन महिलाओं के आंदोलन चलते रहे। कई औरतें मारी भी गई थी, कई औरतों को फांसी दे दी गई, लेकिन ये औरतें बिल्कुल नहीं रुकी। लेकिन 1976 में महिलाओं ने मताधिकार 1946 में प्राप्त कर लिया। आपने देखा भाई कितने सारे आंदोलन हुए, आंदोलन के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, और फिर अंत में 1946 में इन्होंने मताधिकार प्राप्त कर लिया। अब भाई मताधिकार क्या होता है, मताधिकार होता है भाई वोट डालने का अधिकार। ठीक है भाई, ये भी इन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा यानी कि दास, सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं भाई, दास प्रथा होती क्या है। दास प्रथा देखिए भाई, ये एक प्रकार की प्रथा थी, जिसमें क्या था, लोग हुआ करते ना, कुछ लोग, उनको दास बनाया जाता था। दास यानी कि नौकर बना लिया जाता था। उन्मूलन यानी कि इस वाली जो प्रथा थी, इस वाली जो प्रथा का उन्मूलन यानी कि समाप्त या खात्मा, हम जिसे कह सकते हैं खात्मा करना। ठीक है, ये था इस प्रथा का अर्थ, यानी कि जो दास प्रथा थी उसका खात्मा किस प्रकार से हुआ, ये जो प्रथा थी ये कैसे शुरू हुई थी, और कब शुरू हुई थी, और कब से लेकर के कब खत्म हुई, और फिर जब खत्म हो गई तो उसके बाद ये दोबारा शुरू हुई, कैसे हुई, और इस बीच किन लोगों को नौकर बनाया जाता था, किन लोगों को दास बनाया जाता था, कैसे बनाया जाता था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए, बगानों में परिश्रम की कमी थी। भाई बगानों का अर्थ होता है भाई जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनमें उनकी कमी थी। कहां पर, बगान यानी कि जो फैक्ट्रियां होती थी ना, फैक्ट्री, उनमें परिश्रम की कमी थी। परिश्रम यानी कि काम करने वालों की कमी थी। इस कमी सॉरी मैं को लगाना भूल गया। इस कमी को दास प्रथा पूरा किया गया, दास प्रथा द्वारा पूरा किया गया, दास प्रथा द्वारा। भाई इधर से, ठीक है, दो गलती होगी, सॉरी भाई। तो देखिए, इस कमी को भाई दास प्रथा के द्वारा पूरा कर लिया गया। फिर क्या हुआ, दास प्रथा 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। भाई दास प्रथा जो थी वो शुरू कब हुई थी, तो भाई वो हुई थी 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। और बोर्दे और नानते, ये जो बंदरगाह थे, दास प्रथा के कारण ही समृद्ध नगर बन गए थे। यानी कि बोर्दे और नानते, ये दो बंदरगाह थे, और इन दोनों बंदरगाहों में क्या था, दासों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था, जिसके कारण ये दोनों बंदरगाह जो थे वो दास व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे और प्रसिद्ध हो गए थे। अब फ्रांसीसी सौदागर इन्हीं बंदरगाहों से दासों को खरीदते थे। अब दास को दाग कर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक ले जाते थे या आते थे, कैरिबियाई देशों तक आते थे। भाई एक बात बताइए, ये जो जितने भी लोग हुआ करते थे, जिनको भी दास बनाया करते थे, क्या ये भाग भी तो सकते थे या नहीं भाग सकते थे ना भाई, तो ये भाग जाते थे। तो इनकी पहचान कैसे की जाती थी, हाँ ये मेरा दास है, तो इनको भाई क्या किया जाता था कि जितने भी लोग हुआ करते थे, इन सभी के पीठ पर दाग दिया जाता था, यानी कि एक निशान लेते थे और उसी पर इनको लगा दिया करते थे, उस निशान को, और उस निशान से इनकी पहचान हो जाती थी कि हाँ ये मेरा दास है। इस प्रकार से भाई ये दासों की प्रथा थी, यानी कि ये दासों को दागा जाता था। ठीक है, और ये सारे के सारे कहाँ जाते थे काम करने के लिए, ये जाते थे अटलांटिक महासागर के पार, अटलांटिक महासागर के पास देशों में जाते थे। उन देशों का क्या नाम था, कैरिबियाई देशों में। ये यहाँ पर जाते थे सारे के सारे काम करने के लिए। ठीक है, इन्हें 3 महीनों की लंबी यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था, तब ये कैरिबियाई देशों में पहुंचते थे।
और 1994 में दासों की मुक्ति का कानून बना। 1994 में क्या किया गया, ये बात निश्चित कर दी गई कि जो दास प्रथा है इसको समाप्त कर दिया जाएगा, या समाप्त कर दिया गया 1994 में, वो सॉरी 1794 में। लेकिन क्या हुआ, ये जब 1794 में समाप्त कर दी गई, 10 साल के बाद नेपोलियन ने इस प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया, और इस प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया नेपोलियन ने। फिर क्या हुआ, फिर से निग्रो लोगों को दास बनाना शुरू किया गया। फिर से निग्रो कौन लोग हुआ करते थे भाई, निग्रो वो लोग हुआ करते थे जिनको सभी लोग जो थे वो अपमान मानते थे, यानी कि बहुत बुरा मानते थे। ये जो निग्रो जो शब्द था ना, ये अपमानजनक शब्द था, यानी कि किसी की अगर बेइज्जती करनी हो ना तो हम उसे निग्रो कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना गधे कह देते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, उसी प्रकार से ये निग्रो कह दिया करते थे। ठीक है, तो ये निग्रो जो था ये अपमानजनक शब्द था अफ्रीका में, और सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले लोगों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं नेपोलियन की। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया भाई, 1804 में खुद को ही, यानी कि सभ्य को ही सम्राट घोषित कर दिया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन ने खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का मसीहा भी बताया था, यानी कि इसने कहा कि मैं सारी की सारी यूरोप का मसीहा हूं, मैंने ही आधुनिकीकरण किया है या आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। फिर शुरुआत में लोगों को लगा नेपोलियन जो है वो मुक्तिदाता है। शुरुआत में क्या हुआ भाई, सभी लोगों को लगा कि ये नेपोलियन ये बहुत ही अच्छा है और ये हमारे लिए मुक्तिदाता है, इसने हमको आजाद कराया, इस प्रकार से लोगों के मन में छवि बैठ गई थी। लेकिन समय बीतता गया, धीरे धीरे यही जो नेपोलियन जो था ना, ये लोगों के लिए अब दुश्मन सा लगने लगा था। फिर क्या हुआ, अंत में लोगों ने इसको मार दिया था, इसका शासन हटा दिया गया था। वो किस प्रकार से हटा चलिए जानते हैं। लेकिन जल्द ही लोग उसकी सेना को हमलावर समझने लगी थी। यानी कि क्या हो गया, पहले तो उसे अच्छा समझती थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो सेना जो थी या जो आम नागरिक जो थे वो सेना को अपने लिए खतरा महसूस करने लगे थे। फिर क्या हुआ, आखिरकार सन 1815 में विक्टोरियल में उसकी पराजय हो गई। यूरोप के भागों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों के विस्तार वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के लंबे समय के बाद सभी लोगों के सामने आया था। यानी कि उसने जो भी क्रांतिकारी किए थे या जो भी अच्छे काम किए थे जिससे उसके देश का विकास हो सके या सारी यूरोप का विकास हो सके, लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें थी उसकी मृत्यु की काफी लंबे समय के बाद में सभी लोगों को दिखाई देने लगी थी, सभी लोगों के सामने आई थी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से भाई ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और शेयर भी कर ही देना अपने प्यारे प्यारे हाथों से, एक दो लाइक कर ही देना। और हाँ भाई, मैं इसकी अगली वाली वीडियोस भी बनाऊंगा और भी कई सारी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उनमें चेक करते रहना कि मैं कौन कौन सी वीडियोस बना रहा हूँ, और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि मेरी बनी हुई वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके, है ना भाई। तो तब तक के लिए जय श्री राम।